वालेकुम। मेरा नाम फ़राह सादिक ख़ान है और आज हम लोग ओटी के ऊपर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ऊपर बात करेंगे मिस कंज़ा ख़ान से, जो कि हमारे यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम कंज़ा, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा कंज़ा, मुझे आप ये बताइए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती क्या चीज़ है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिहैबिलिटेशन की एक टाइप होती है। इसके अंदर यह होता है कि हम किसी भी शख्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने रोज़मर्रा के काम कर सके। अब सवाल ये आता है कि उसको तैयार करना है कि उसको वो काम करने आना चाहिए या वो पहले से आते थे और वो भूल गया है। एक तो ये होता है कि उसको आते हैं और वो भूल गया, तो कैसे भूला? भूला इस वजह से कि कोई भी बीमारी हो गई उसको, या तो डिमेंशिया हो गया, या भूलने की बीमारी हो गई है, या किसी एक्सीडेंट की वजह से वो अपनी वो चीज़ें लॉस कर गया है, उसकी याददाश्त खराब हो गई है, या उसके ब्रेन का कोई फंक्शन जो है वो डैमेज हो गया है, उसकी वजह से उसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही है बॉडी की, जैसे कि स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक के बाद ये होता है कि उसका एक बॉडी की साइज़ या बहुत सारे हाथ या पैर कुछ भी चीज़ वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, उसकी मूवमेंट जो होती है वो बिल्कुल टूट जाती है। मतलब एक पैटर्न जो हो रहा होता है, ब्रेन से आ रहा होता है स्टिमुलेंट मिलके हुँ। और फंक्शनिंग की स्पाइनल तरफ कॉर्ड जा रहा से। होता है। स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हैं आप, स्पाइनल हुँ, कॉर्ड भी इंजरी हो सकती है या फिर ब्रेन का कोई पार्ट भी डैमेज हो सकता हुँ। है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट जो होती है उसमें प्रॉब्लम आती है। या तो वो टोटली पैरालाइज़ हो जाता है या वो पार्शियली होता है, वो करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने परफ़ॉर्म्स कर सके टास्क को। अब जैसे ही हम रोज़ाना खाना खा रहे होते हैं, कपड़े पहन रहे होते हैं, चल फिर के जा रहे होते हैं, तो वो लोग जिनको इस तरह का कोई हादसा होता है, तो वो ये चीज़ें अपनी लॉस कर जाते हैं, भूल जाते हैं करना। तो इसकी वजह से उनको मेंटली टॉर्चर भी एक तरह से होता है कि उनके दिमाग के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि हम ये काम करते थे और हमें आता है और हम कर नहीं पा रहे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़्ड होती है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उन लोगों के साथ भी काम करता है कि वो जो चीज़ भूल चुके हैं, उनको दोबारा से वो चीज़ें सिखाएँ। और दूसरा ये कि कुछ बच्चे होते हैं पैदाइशी तौर पर भी और पैदाइश के बाद भी उनके माइलस्टोन जो होते हैं, एक बच्चा ग्रोइंग एज में है तो उसके बाद जब वो बढ़ रहा होता है, परवान चढ़ रहा होता है, तो उसको माइलस्टोन कहा जाता है। जैसे कि वो पहले नेक होल्डिंग आती है, गर्दन ठहराता है, बैठता है, फिर चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी डिले हो जाती हैं या फिर वो आती ही नहीं हैं, डेवलप ही नहीं हुई होती, तो उनको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उन बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाता है कि आपको किस तरीके से परफ़ॉर्म करनी है अपनी चीज़ें। क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होता है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर या भी जो भी उनका वो गार्डियन है उसके ऊपर रिलाई कर जाते हैं, टोटली डिपेंडेंट होते हैं। तो इसकी वज़ह से सिर्फ़ बच्चा ही नहीं, पेरेंट्स भी जो होते हैं वो एक जगह पे स्टक हो जाते हैं कि बच्चे का ये काम करना है तो हमें ही करना है। तो बच्चे बच्चे के साथ-साथ पेरेंट्स को भी जो है वो हमें मोटिवेट करना होता है कि आप बच्चे को इस तरीके से ये काम करवाइए। खाना खाना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, हमें ये लगता है कि ये बहुत ही आसान सा काम है जी। और रमज़ान का भी हमारा महीना चल रहा है, तो हमें इस बात पे मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत खुशी होनी चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये सब काम करने की तौफ़ीक भी दी और हमें सिखाया भी और इतने छोटे-छोटे काम से करते हैं हम लोग रोज़ाना और हमें इसकी कदर नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अच्छा, ये बताइए कि ओटी जैसा आपने बताया कि जो मैं बच्चों के ऊपर हवाले से बात करना चाहूँगी कि बच्चों की कौन-कौन सी बीमारियों की वजह से ओटी की ज़रूरत पड़ती है? बच्चों की बहुत सारी बीमारी जैसे कि अभी मैंने ज़िक्र किया कि बच्चे जो होते हैं वो उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं कि वो डिले हो जाते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल की बात हो रही है या कोई और? न्यूरो डेवलपमेंटल की ही बात हो रही है हुँ, यहाँ पे, क्योंकि जितने भी ब्रेन फंक्शनिंग्स होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं बॉडी टास्क की, जैसे कि हुँ, आपने कहा कि खाना-पीना या हम चल फिर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन से हमारे पास मैसेज आता है कि हमें ये काम करना है, परफॉर्म करना है, तो हमारे मसल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होके फिर वो काम करने के लिए वो आ जाते हैं कि हमें ये काम करना है। जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ, एक किसी भी बच्चे को हम कहते हैं कि बेटा ये चीज़ ले लो या ये चीज़ पानी पी लें आप, उसको हम गिलास दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को गिलास पकड़ने की सलाहियत मौजूद नहीं है। बच्चे को पता है कि इन्होंने मुझे पानी दिया है क्योंकि ये हमारी नेचर होती है, हमें प्यास लगती है, हुँ। थर्स्ट नेचुरल है। हमें ये इंस्टिंक्ट हमें अंदर से खुद आता है कि हमें प्यास लग रही है, हमें पानी पीना है। तो बच्चे को पानी पीना है, वो अपनी डिज़ायर आपको बताएगा कि मुझे पानी चाहिए, अगर बच्चा बोल सकता है। बच्चे ने आपसे पानी माँगा, आपने बच्चे को पानी का गिलास दिया।
लेकिन अब वो बच्चा इस काबिल ही नहीं है कि वो बच्चा उसको पकड़ सके ग्लास को, तो वो बच्चा कैसे पानी पिएगा? तो यहाँ पर न्यूरो डेवलपमेंटल की ही बात हो रही है कि ब्रेन को उसको पता है कि मुझे पानी पीना है, मुझे ग्लास पकड़ना है, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके मोटर में डिले आ रहा है या मोटर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि सीपी चाइल्ड, सेरिब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम हो गया, इसके अलावा ऑटिज्म हो गया है। ये सारी इस तरह की बच्चों की बीमारियां हैं जिसके अंदर ओटी की जरूरत होती है। इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया, उसके अंदर भी ओटी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सही। अच्छा, ये फिजियोथेरेपी से किस तरह से अलग है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि खाना-पीना, चलना-फिरना, ये फिजियोथेरेपी में भी होता है या हो सकता है। तो ये फिजियोथेरेपी और ओटी में क्या फ़र्क है? फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिफरेंस ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट पेन मैनेजमेंट में काम कर रहा है। अगर किसी के कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप्ड हो गए, यानी उसका हाथ पांव बहुत ज्यादा सख्त हुए में है, तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको मशीन्स लगा के या फिर उनकी उस रेंज को बढ़ा देता है एक्सरसाइज करवा के। लेकिन वो कभी भी ये नहीं सिखाएगा कि आपको किस तरीके से खाना खाना है, किस तरीके से पानी पीना है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इस तरीके से काम करते हैं कि उनकी लाइफ में एडजस्टमेंट कर देता है, उनको ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर देता है कि वो खुद से अपने काम कर सकें। अगर कोई पर्सन, उसका हाथ जो है वो इस फॉर्म में है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकता, या फिर उसकी फिंगर ग्रिप नहीं आ रही है, या फिर उसको चमचा पकड़ नहीं पा रहा है कॉन्ट्रैक्चर्स की वजह से या स्टिफनेस की वजह से, तो हम उनको अडेप्टिव टूल्स प्रोवाइड करते हैं कि उनको चमचे को फोल्ड कर देते हैं, उसके अंदर फॉर्म्स लगा देते हैं, तो वो इस तरीके से उनके स्टेंसिल्स, जो किचन स्टेंसिल्स होते हैं, जो खाने वाली चीजें होती हैं, या अगर ग्रिपिंग नहीं है तो उसको थोड़ा सा ब्रॉड बना देते हैं ताकि वो पकड़ के परफॉर्म कर सके। लेकिन फिजियोथेरेपी से सारे काम नहीं करेगा कि उसकी अडेप्टेशन दे दे उसकी लाइफ स्टाइल में, या उसके घर के अंदर मॉडिफिकेशन दे दे। तो फिजियोथेरेपिस्ट से इस तरह से ये चेंज हो जाता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ओटी में सोशल इंटरैक्शन जो है, वो किस तरह से हेल्प करती है बच्चों में? जी, बच्चों में ये होता है कि जिस तरीके से अगर स्पेशल साइट्स की हम बात करें या नॉर्मल बच्चों की भी बात करें, तो वो सोशल इंटरेक्शन करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम करते हैं। एक नॉर्मल बच्चा भी अगर हम उसको कहीं लेकर जाते हैं, किसी से मिलवाते हैं, तो वो थोड़ा-सा शाय फील करता है। बिल्कुल। और अगर हम स्पेशल साइट्स की बात करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से डर रहे होते हैं, तो उनको नहीं पता हमें सोशली इंटरैक्ट किस तरीके से करना है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, सेंसरी भी आ जाते हैं, उसके मोटर भी आ जाते हैं, कॉग्निशन भी आ जाते हैं, कि बच्चा जो है वो, उसका एक कंफर्ट ज़ोन होता है, वो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलता है, कि अगर हम उसको उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर लेकर जाएँगे, तो वो बच्चा इंटरैक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। अगर यहाँ पर हम बात करें ऑटिस्टिक चाइल्ड की, तो उनका एक पूरा पैटर्न होता है, अगर उनको उस पैटर्न को तोड़ दिया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, वो अपने टेंट्रम्स शो करते हैं। अगर एक और बच्चे की बात की जाए कि वो घर में बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मली आपसे भी बात कर रहा है, अपने बहन-भाइयों से भी बात कर रहा है, लेकिन अगर उसको हम कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, किसी पार्टी में लेकर जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर रोना, चीखना-चिल्लाना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ऑड बिहेवियर होता है कि वो ऑड फील करते हैं कि हमारा बच्चा घर में ठीक रहता है, लेकिन बाहर जाके वो इस तरह के बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन ये वो समझते हैं कि शायद ये हमें तंग करने के लिए कर रहा है, लेकिन बच्चे की भी प्रॉब्लम होती है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड आ रहा होता है, और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। सोशली इंटरैक्शन के लिए हम इस तरह करते हैं कि बच्चे को आहिस्ता-आहिस्ता उसको सोशली इंटरैक्ट करवाते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि उसको फॉरेन एक्सपोज़र दे दिया कि आपको इतने सारे लोगों में लेके चलेगा। सोशल इंटरैक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अगर हम उसको बाहर लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा लाइट भी इफ़ेक्ट करेगी, बहुत ज़्यादा साउंड भी इफ़ेक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा लोगों का हुजूम भी उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। बहुत सारी चीज़ें अगर उसको दिख रही हैं कि मुझे ये खाने-पीने की चीज़ें दिख रही हैं, और बच्चा बहुत ज़्यादा वो एडिक्टिव है कि मुझे मीठी चीज़ें चाहिए, या मुझे चॉकलेट्स चाहिए, कैंडीज़ चाहिए, उसको वहाँ दिख रही हैं। और आप उसको कंपोज़ करके बिठाना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठो, जब मैं बोलूँगा आप तब जाके लोगे, तो वो बच्चा कैसे बैठ सकता है जब उसकी फ़ेवरेट चीज़ उसके सामने है। तो वो अपनी किसी, उसको नहीं पता मुझे इमोशंस किस तरह शो करना है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको इमोशंस अपने रेगुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। उनको जो चीज़ चाहिए तो वो चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता हमें घर के अंदर किस तरह बिहेव करना है, हमें बाहर जाके किस तरह बिहेव करना है। घर के अंदर बच्चा चीज़ माँग रहा है, पेरेंट्स ने उसको वो नॉर्मली दे दी। लेकिन बाहर जाके वो बच्चा माँग रहा है, पेरेंट्स ने क्या किया, उसका जो पैटर्न था वो बच्चे ने माँगी और दे दी। बाहर जाके पेरेंट्स ने उसको वहाँ पर स्टॉप कर दिया। बच्चे के लिए ये चीज़ ट्रॉमेटाइज़ हो गई है कि मुझे तो वो चीज़ मिल जाती थी। अब बाहर जाके मुझे स्टॉप किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? मुझे तो चाहिए।
तो बच्चा अपना रिएक्शन तो देगा, तो वो बच्चे का रिएक्शन इस तरह से होता है कि वो टेंट्रम्स अपने शो करता है, वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है हमारे लिहाज से, लेकिन बच्चे को ये चीज नहीं पता। अच्छा, आपने सेंसरी की बात की, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, उसकी बात की कि बच्चा जब किसी स्ट्रेंजर एनवायरनमेंट में जाता है, तो उसके पाँचों सेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसको हाइपर एक्टिविटी भी कहा जाता है। मैं हाइपर एक्टिविटी के ऊपर अभी आऊँगी सवाल, लेकिन अभी मैं आपसे ये सवाल है कि जो सेंसरी इंटीग्रेशन रूम भी है, या जो लाइट्स के साथ होता है, जो साउंड्स के साथ होता है, जो कार्मिंग इफ़ेक्ट होता है, अ हम यहाँ पे अपने सेंसरी रूम्स की जो है वो आपको कुछ क्लिप्स वगैरह भी दिखाएँगे। तो आप उसके बारे में बताइए कि वो भी क्या ओटी में शामिल होता है और वो किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है? जी, यहाँ पर आपने बात की 5 सेंसेस की। नॉर्मली सब यही कहते हैं कि हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होती हैं, जिसके अंदर देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट सूँघना। महसूस करना, सूंघना, और ये 5 सेंसेस जैसे अगर हुँ। हमारे पास आ गई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपके नॉलेज में और इज़ाफ़ा कर दूँ कि हमारी बॉडी में 5 सेंसेस नहीं होती, हमारी बॉडी में 7 सेंसेस होती हैं। ओके। 2 इज़ाफ़ी सेंसेस जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, वो होती है प्रोप्रोसेप्टिव और वेस्टिब्युलर। ये 2 इज़ाफ़ी सेंसेस होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाके। प्रोप्रोसेप्टिव वो होती है कि हमारी बॉडी के अवेयरनेस का हमें पता होना, और दूसरी वाली होती है वेस्टिब्युलर, जिसके अंदर हमारी बॉडी का बैलेंस हो जाना। क्योंकि अच्छा, हम मतलब बॉडी अवेयर होना कि हमारी बॉडी कहाँ पर है, कैसे है, किस एनवायरनमेंट में है, और दूसरा आपने कहा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग होना, ठीक है, सही है, हम चल रहे होते हैं, हम चलते-चलते क्यों नहीं गिरते? सही। एक छोटा बच्चा है, वो चलते-चलते गिर जाता है। हुँ, जब बच्चा चलना शुरू करता है, वो चलते-चलते गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। लर्निंग पैटर्न में है, इसलिए वो गिर रहा है, क्योंकि उसका बैलेंसिंग अभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ। हम चल रहे हैं, हम चलते हुए काम भी कर रहे होते हैं, चलते हुए बात भी कर रहे होते हैं, चलते हुए कोई और काम भी कर रहे होते हैं, मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं चलते हुए, लेकिन हमारा फोकस चलने पे तो नहीं होता। हम अनइंटेंशनली चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा वहां पर एक लर्न पैटर्न भी बन गया और हमारी बॉडी में एक बैलेंस भी डेवलप हो गया। लेकिन अगर हम स्पेशल चाइल्ड्स की बात करते हैं, हमारे सेंटर में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि वो चलते चलते गिर जाते हैं। पेरेंट्स की यही कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा भागते हुए तो चलो गिर जाते हैं, कि नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन अगर बच्चा चलते चलते गिर रहा है तो उसका भी एक इश्यू, या उसका भी एक कह सकते हैं कि कॉज फैक्टर यही है कि उसका बैलेंसिंग जो पावर है, हुँ, बैलेंसिंग या पैराशूट रिफ्लेक्स इसको हम कहते हैं, कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब है या जी। सही नहीं डेवलप हुआ हुआ। और इसके अलावा अगर हम प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट की बात करेंगे, तो इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ ताकि सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है। हम अभी अपने हाथों को देख रहे हैं, हम अपने हाथ हिला रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप मेरे सामने बैठी हैं, विजुअल हमारा ये सेंस है, इसलिए आप मुझे दिख भी रही हैं, मुझे सुनाई भी दे रहा है। अगर यहाँ पर लाइट चली जाए, मैं बोलूंगी आपको सुनाई देगा, और अगर आप अपना हाथ ऊपर कर रही हैं, या अपना पाँव नीचे कर रही हैं, या किधर जा रही हैं, या चल रही हैं, लाइट चली गई है, आप क्या लेकिन हमें करेंगी? एहसास होता है कि ये आपको पता है मेरा कहाँ हाथ पर जाएगा। किधर है, मेरा हाँ, पाँव किधर जा रहा है, और हाँ, अगर चलते चलते अगर पैर के नीचे कुछ आ गया तो आप गिरने से भी अपने आप को बचाते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेंस काम आए, कि आपको पता चल रहा है मेरे पाँव के नीचे कुछ आया, तो टच वाली सेंस भी आई। इसके अलावा आपने अपने आप को गिरने से बचाया, बैलेंस वाली सेंस भी आ गई काम, और अंधेरे में आपने ये सब काम किया, तो आपको कैसे पता चला? तो यहाँ पर प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस भी आपकी काम आई है। तो ये सारी सेंसेस मिलके हमारा ओवरऑल हमारी बॉडी के साथ काम करती हैं। जो सेंसरी इंटीग्रेशन के ऊपर जो मेरा सवाल था कि सेंसरी इंटीग्रेशन रूम जो है वो किस तरह से इसको हेल्प करता है या कॉम्प्लीमेंट करता है ओटी के थेरेपीज में? सेंसरी इंटीग्रेशन रूम की अगर हम बात करें, तो हमारे रूम में मल्टीपल चीजें हैं जो कि हम अलग बच्चे के लिहाज से, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी नीड डिफरेंट होती है, हम हर बच्चे पे एक ही स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करते। एक बच्चा है जिसको बहुत ज्यादा लाइट देखना पसंद है, हर वक्त उसको ये होता है कि मुझे ब्राइट लाइट्स दिखे, उसको रेड कलर, उसको ब्लू कलर, डार्क कलर्स के शेड्स उसको बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसको लाइट्स भी अट्रैक्ट करेगी, उसको कलर्स भी अट्रैक्ट करेंगे, उसको पेंटिंग्स भी अट्रैक्ट करेंगी। तो हम उसको, अब अगर वो बच्चा नॉर्मली बिहेव कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो पसंद एक चीज होना अलग चीज है, लेकिन अगर वो पसंद उसकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कि बच्चा अपने काम छोड़ के वो सिर्फ लाइट्स के आगे बैठा हुआ है,
लैंप जल रहा है, लैंप के आगे वो बैठा हुआ है और उसी को देखे जा रहा है अपना काम छोड़ के, तो उसकी डेली लाइफ को वो मुतासिर कर रही है। दैट मीन्स कि बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है और आपको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, तो फिर हम उसको एक एप्रोप्रिएट वे में, उसको एक कंस्ट्रक्चर्ड वे में लेकर जाते हैं और अपना सेंसरी रूम जो है वहां पर उसकी थेरेपी करते हैं। इसी तरीके से हम उस बच्चे को जो उसको पॉजिटिव रेनफोर्सर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं कि हमने वहां पर एक मिरर भी लगाया हुआ अपनी लाइट्स के साथ, और लाइट के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, हम वो यूज करते हैं और मिरर को उसकी पॉजिटिव रेनफोर्सर के तौर पर यूज करके बहुत सारी चीजें उसको लर्न करवाते हैं, जो उसकी लर्निंग में भी, मतलब एकेडमिक साइड पर भी उसके लिए फायदेमंद साबित होती है। अच्छा, आपने बात की कि बच्चे को एक पूरा प्रोसेस होता है उसको इनटेक करने का, तो वो क्या प्रोसेस है हमारे क्लिनिक में? हमारे क्लिनिक में प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है हम उसका इंटेक लेते हैं। इंटेक में ये होता है पूरा हिस्ट्री सेशन होता है, पूरे 1 घंटे का। उसके अंदर हम बच्चा हो तो बच्चे के सारे उसकी बैकग्राउंड का, उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चे का नाम क्या है, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, बच्चे को क्या क्या इश्यूज हैं, कब से हैं, किस किस लाइफ स्टेज में उस बच्चे को मुतासिर किया है, उसको कहीं बीमारी हुई तो नहीं है, और अगर बीमारी हुई थी तो क्या हुई थी। ऐसा भी होता है कि बच्चा नॉर्मल होता है लेकिन कुछ सालों बाद जाके बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज शो होना शुरू हो जाती हैं, तो वो वाली चीजें भी हम, रूट कॉज हम इस तरह से फाइंड आउट हो जाती है कि क्या रूट कॉज हो सकती है इस बच्चे के अंदर। पहले ठीक था, अब बीमार हो गया। पेरेंट्स का ये होता है कि पहले ठीक था, हमारा बच्चा नॉर्मल सारे काम करता था, इसको बुखार हुआ, बुखार होने के बाद जो है ये बहुत ज्यादा निढाल रहने लगा, उसके बाद जो है अब ये हर वक्त लेटा रहता है, बहुत ज्यादा लेथार्जिक होता है, काम नहीं करता, चलता फिरता नहीं है। तो हम और ज्यादा डिटेल में उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी लेते हैं ताकि पता चल सके कि कहाँ पर क्या लेकिंग आई थी, क्या प्रॉब्लम आई थी। कुछ बच्चों को इस बहुत ज्यादा तेज फीवर होता है, तो बहुत ज्यादा तेज फीवर होने की वजह से उनको सीजर्स आते हैं, यानी उनको फिट्स आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो दिखाई देते हैं और कुछ जो होते हैं वो दिखाई नहीं भी देते। वो ऐसे होते हैं कि वो साइलेंट फिट्स कहलाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को पता चल जाते हैं, तो डॉक्टर्स फिर इस चीज से आपको आगाह भी कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी जो है उसकी मोटर फंक्शनिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, उसके अंदर ब्रेन का कोई फंक्शन जो होता है वो डैमेज हो जाता है, कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। टेम्परेरी तौर पर पता नहीं चलती, लेकिन जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करता जाता है तो वो सामने चीजें आ रही होती है। इसके अलावा हम हिस्ट्री टेकिंग सेशन में पेरेंट्स से, जो उनके केयर गिवर होते हैं, उनसे हम उनका फैमिली बैकग्राउंड भी पूछते हैं कि कहीं उनकी फैमिली में किसी और को इंटरलिंक्ड कोई बीमारी तो नहीं है। ऐसा होता है कि उनकी जनरेशन में पीछे कोई किसी का, यानी जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम जेनेटिक्स में होती है, प्रॉब्लम हो सकती है, यानी एक साइड पे नहीं, पेरेंट्स दोनों के, मैटरनल और मैटरनल और पैटर्नल दोनों पैटर्नल के। दोनों साइड पर सही। हम देखते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स भी हो सकती है या हम्म। फिर इसका कोई मेडिकल रूट कॉज भी हो सकती है। अच्छा, ये जो इनटेक सेशन होता है आपका, क्या पैनल वाइज होता है? क्योंकि इस पे आप बताइए कि जो मतलब आपके गुफ्तगू से ऐसा लगा कि डिफरेंट लोग उसमें होते हैं, तो उसमें कौन कौन शामिल होता है एक इनटेक सेशन में? इनटेक सेशन में तो हमारा एक ही थेरेपिस्ट शामिल होता है जो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है। उसके बाद फिर हम ये चीज डिस्कस करते हैं, और अगर बच्चे को असेसमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि हमें ये चीज भी फाइंड आउट करनी है ना कि अगर आपका बच्चा 10 या 12 साल का है, अकॉर्डिंग टू यू, कि हमारा बच्चा 12 साल का है और उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सही। उसकी मतलब बर्थ डेट जो है वो इस हिसाब से वो 12 साल का है, लेकिन उसकी कोई डेफिसिट है किसी भी एरिया में, तो उसकी एज जो है वो कम भी हो सकती है। एज इस तरीके से कम हो सकती है कि वो बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है वो 12 साल है। ठीक है। हम उसको असेसमेंट सजेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारे और थेरापिस्ट होते हैं, हमारे वो साइकोथेरापिस्ट होते हैं, हमारे वो जाके या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं। हमारे पास बाकायदा असेसमेंट टूल्स मौजूद हैं जिससे हम बच्चे को पूरा असेसमेंट कर लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास उसकी वो आईक्यू, जिसको कह सकते हैं हम, उसकी मेंटल एज, हमारे पास एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, जो उसकी बर्थ एज होती है, जो हमें दिखाई दे रही होती है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन में होती है। लेकिन असेसमेंट के बाद जो हमारे पास एज निकल कर आती है, उसके बहुत सारे फंक्शनिंग को लेकर वो एज के हिसाब से बहुत डिफरेंट होती है, जो कि हमारी मेंटल एज कहलाती है। अब एक बच्चा 12 साल के असेसमेंट के बाद पता चला कि उसकी मेंटल एज जो आई है वो 4 साल 5 महीने की आई है। इसके अंदर हम स्पेसिफिकली सिर्फ साल नहीं होता, हमारे पास मंथ्स भी आ जाते हैं, हमारे पास डेज भी आ जाते हैं कि आपका बच्चा
एग्जैक्टली जो है वो अ, डेवलपमेंटल में किस तरह से जी, है। कि और वो ये दिमागी कितने तौर पे टाइप्स की कितना एज पीछे होती है। है? क्या सिर्फ लर्निंग डेवलपमेंट ही होती है या आईक्यू भी होता है या इसमें इमोशनल, सोशल और ये सारी चीजें भी शामिल होती इसके है? अंदर सारी ओवरऑल चीज़ें कवर हो जाती हैं, उसके अंदर इमोशनल भी आ जाता है, उसका आईक्यू डेफिसिट अगर है वो भी आ जाता है, उसके अंदर उसका डेली लिविंग फंक्शनिंग भी आ जाती है, सोशलाइजेशन में अगर उसको इश्यू है वो भी आ जाता है, उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज की तरफ अगर जा रहा है, उसके अंदर हम परसेंटेज वाइज बताते हैं कि आपका बच्चा किस एरिया में फॉल कर रहा है, किस परसेंटेज पर वो मौजूद है, फिर अकॉर्डिंग टू दिस एज, मतलब उसकी क्रोनोलॉजिकल एज नहीं, उसकी मेंटल एज के हिसाब से हमारा एक पूरा का पूरा एक प्लान बनाया जाता है, जिसको हम आईईएलपी प्लान कहते हैं, जो हम यहाँ पर बच्चे को फिर वो फॉलो आईएलपी क्या करवाते हैं। होता है? आईएलपी इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान होता है, जो कि कस्टमाइज प्लान होता है उस बच्चे की एज के हिसाब से, जो उसकी हमने मेंटल एज निकाल लिया, सही। उसका एक कस्टमाइज उस प्लान हिसाब होता से आप है। अपना पूरा ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डिजाइन करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, सही है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट सवाल है कौन सी मतलब ये निकल के आ गया कि ठीक है बच्चे को असेसमेंट में कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स है और किन किन एरियाज में उसको काम करना है। तो अब क्या उसके अकॉर्डिंग आप लोग जब एक्टिविटीज प्लान करते हैं तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आप लोग प्लान करते हैं? अगर हम बात करें कि अगर एक बच्चा है, वो फंक्शनिंग के लिहाज से पीछे है, हम्म। अपने वो डेली टास्क नहीं कर पा रहा, तो उसकी एक्टिविटीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी। जैसे उसको हम हैंड स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करवाएंगे। बच्चा काम करना चाह रहा है, उसकी कॉग्निशन बहुत अच्छा है, हम्म। लेकिन वो फंक्शनिंग में लैक कर रहा है। मतलब उसको दिमाग में तो आ रहा है कि मुझे ये काम करना है लेकिन जी, वो कर नहीं पा हाउ रहा। टू एग्जीक्यूट, ठीक हाउ है। टू परफॉर्म, वो अच्छा। चीज नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। ये कॉग्निशन बहुत अच्छा है, बच्चा समझ रहा है आपकी बात। अगर आप बच्चे को फॉर एग्जांपल कहते हैं कि आप यहाँ पर ए लिख के दिखाइए, हम्म। बच्चा पहचान रहा है, उसको पता है ए क्या होता है, ए कैसे लिखते हैं। अगर आप उसको दिखाते भी हैं कि इसके अंदर ए बी सी, इसके अंदर आपने सिलेक्ट करना है कि इसके अंदर से ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, तो वो आपको बता देगा, ए आइडेंटिफाई करके बताएगा कि ये ए है। लेकिन जब आप उस बच्चे को कहते हैं कि आप इसको ए लिखकर दिखाइए, वो ट्राई करता है लिखने की, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा होता। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आता नहीं है, लेकिन वो बच्चे की मोटर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, इस वजह से वो बच्चा नहीं लिख पा रहा। ठीक। एक यहाँ पर आता है कि बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, डिसलेक्सिया होता है कि बच्चा समझ रहा होता है लेकिन वो पहचान नहीं कर पा रहा होता। वो बहुत जल्दी जो है, जैसे कहा जाता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज में बच्चे को चीजें समझने में, परसीव करने में प्रॉब्लम होती है बेसिकली। उसको दिखाई दे रहा होता है, उसको सुनाई भी दे रहा होता है, लेकिन बी डी में फर्क नहीं महसूस कर पा रहा होता, वो डब्ल्यू वी में महसूस नहीं कर पा रहा होता कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। उसको सारी चीजें दिखने में एक जैसी लगती हैं।